नमस्कार। डिफरेंट के सॉफ्ट कवर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम इस कार्यक्रम में किसी खास किताब को अनवेल करते हैं और उसके राइटर को उनसे हम बातचीत भी करते हैं। तो आज आज हम जिस किताब पे बात करने वाले हैं वो बेस्ड है खालिस्तान पर। खालिस्तान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस किताब का नाम है खालिस्तान षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी और इसके राइटर जीवीएस सिद्धू साहब हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है और इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। सिद्धू साहब पूर्व रॉ ऑफिसर हैं, 1964 बैच के आईपीएस ऑफिसर भी हैं और इनके खासियत से इनको कई मेडल भी मिले हैं। इंडियन पुलिस मेडल मिला है, इसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। तो सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहले तो हम आपकी इस बुक को अनवेल कर देते हैं और अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आपकी ये बुक। आप भी जो है इसको दिखा दीजिए साइड से ताकि देख सकें कि कैसी है ये बुक। और ये आप लोग ये बुक देख सकते हैं। देखिए, ये बुक है खालिस्तान षड्यंत्र इनसाइड स्टोरी। ये है बुक। थैंक यू। इस बुक की मैं आपको बताऊं कुछ खासियत है। ये कुछ फोटोज आपने इसमें डाल रखी हैं। मैं बता दूं, ये मैं दिखा देता हूं अपने दर्शकों को। ये आप देखिए, ये फोटोज हैं जब सिद्धू सर प्रोबेशन पीरियड में थे और इन्होंने पासिंग आउट परेड में जो है नेतृत्व किया था अपने बैच का, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से। इसके जस्ट नीचे आप ये देख सकते हैं, आपकी मैरिज की फोटो है, आपने अपडेट की हुई है। और इसके अलावा ये आप मेडल लेते हुए इंदिरा गांधी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंडियन पुलिस मेडल लेते हुए, और उसके नीचे ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से आप मेडल लेते हुए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल हमें आपको मिला था। ये सब सिद्धू साहब, इस किताब की जो कवर है वही सारी इनसाइड स्टोरी को काफी कुछ कह देता है। एक तरफ इंदिरा गांधी की फोटो है, दूसरी तरफ भिंडरावाले दिख रहे हैं, तो इसी से काफी कुछ जाहिर हो जाता है। इस किताब को पढ़ते हुए सबसे पहले जो जिस चीज ने मुझे सबसे पहला मेरा ध्यान खींचा वो था इसमें जो षड्यंत्र शब्द यूज किया गया है, उसने मेरा ध्यान खींचा। ये षड्यंत्र आपने मतलब खालिस्तान की इस पूरी घटना को आपने मिलिटेंसी नहीं कहा, एक्सट्रीमिज्म नहीं कहा, इंसर्जेंसी नहीं कहा, आपने षड्यंत्र कहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई ना कोई मिलिटेंसी थी, ना कोई ऐसी एक्सट्रीमिज्म वगैरह थी। ये तो एक षड्यंत्र रचा गया था 1980 जनवरी में, जब मिसेस गांधी इलेक्शन जीत के आई, वो भी संजय के कहने के ऊपर कि देखो, हम 1971 की जो इलेक्शन थी, हम गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर 2/3 मेजोरिटी में जीते थे। बावजूद इसके कि उसके बाद बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही, बावजूद इसके कि सिक्किम मर्ज किया गया इंडिया के एज ए 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इन मई 1975, फिर भी जो है जयप्रकाश की मूवमेंट जोर पकड़ती गई और जिसके कारण उनको 1975 जून में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। और उसी के कारण 1977 में उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो संजय ने कहा कि उसके बाद, उस हार के बाद उनका काफी बुरा हाल था कुछ दिनों तक। उसने कहा कि ये हमें दोबारा ऐसा मौका ना देखना पड़े, इसलिए अभी से हम सोचते हैं, एक ऐसा प्लान और एक ऐसी षड्यंत्र रचते हैं जिससे हम जो अगली इलेक्शन आएगी 1985 जनवरी से पहले, उसको हम जीत पाए। तो ये तो षड्यंत्र था। आगे चल के जो जो बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि षड्यंत्र के कितने कितने हिस्से थे, कैसे बना, इसका फलस्वरूप क्या था, क्या नहीं था। जी, बिल्कुल। आपने अपनी बुक में मेंशन भी किया है कि 1979 के पहले इस तरह की प्रो खालिस्तान जो एक मूवमेंट है, वैसी कोई बात नहीं थी, ना ही इंडिया में, ना ही इंडिया के बाहर कहीं पर भी थी। उसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई कहीं ना कहीं। तो हाँ, ऐसा क्या ये हाँ, इसके लिए ये ऐसा है कि 1973 से 76 तक, 3.25 साल तक मुझे सिक्किम भेजा गया। बहुत जूनियर था, मगर फिर भी उस टाइम के फाउंडर सेक्रेटरी काओ साहब थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो सिद्धू, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा ऑपरेशन दे रहे हैं। RNAW का 2 बड़े ऑपरेशन में से एक सिक्किम था, एक बांग्लादेश था।
तो तुम, हमें लगता है कि तुम ठीक कर पाओगे। मैं गया वहाँ, RNW स्टेशन का हेड, गैंगटॉक में, सिक्किम की राजधानी। तो बाकी काम तो हमारा काम ओपनली ये था कि चाइना और तिब्बत की इंटेलिजेंस गैदर करनी और उसको चोग्याल के साथ शेयर करना, चोग्याल जो वहाँ का महाराजा था। मगर रात को हम 3 आदमियों का एक बहुत टॉप सीक्रेट सेल बनाया जिसको मैं हेड किया, और रात को मिलते थे, सब काम रात को होता था, किसी को ये पता नहीं था कि क्या हुआ। तो हमने इलेक्शन जितवाई और लोगों को उसके रेजोल्यूशन पास करवाए, फिर एसोसिएट स्टेट बनाई, फिर अल्टीमेटली 15 मई 1975 को सिक्किम जो है इंडिया का 22वीं स्टेट बन गई। तो चोग्याल को आखिर तक पता नहीं लगा, किसी को बहुत देर तक। और उसमें ये मैं किताब लिखी है जो सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी, तो सिक्किम डॉन ऑफ, पेंगुइन ने छापी है 2018 में। तो इसमें मैंने सारा उस चीज का खुलासा किया है, बड़ी रिसर्च करी है, मेरी एक डायरी मेंटेन करता था उसमें लिखा। तो ये जो है, मैंने जब खत्म किया उसके बाद मुझे कहा गया कि अब आप जो है कनाडा में जाइए, और वहाँ दूतावास, जो भारतीय दूतावास ऑटवा में है, जो कनाडा की राजधानी है, तो वहाँ चले जाइए। तो मैं वहाँ 3 साल रहा कनाडा में, सितंबर 1976 से लेके सितंबर 1979 तक। हर जगह घूमा, बाई एयर, बाई रोड। और बहुत लोग मुझे पंजाबी और सिख खास करके ज़्यादा जानने लग गए। और इतनी जानकारी के बावजूद मुझे, फलस्वरूप रादर, मुझे सिर्फ यही पता लगा कि सारे कनाडा में 2 आदमी थे जो खालिस्तान की बात करते थे। एक तो था कुलदीप सिंह चौहान, जो अपने आप को, जगजीत सिंह, हाँ, जगजीत सिंह, कुलदीप सिंह सोढ़ी, कुलदीप सिंह सोढ़ी, कुलदीप सिंह सोढ़ी जी, वो अपने जगजीत आप सिंह। को खालिस्तान का काउंसल जनरल कहलाता था। और वो जो था जगजीत सिंह चौहान का आदमी था। और सभी को पता था कि जगजीत सिंह चौहान और कुलदीप सिंह सोढ़ी ISI से मिले थे, वो पैसा वैसा वहां से मिलता था। और चौहान को जो था, कुछ रिपब्लिकन सेनेटर USA के थे, वो भी मदद करते थे, इसलिए कुछ ज्यादा उसकी फॉलोइंग नहीं थी। तो दूसरे थे, एक नेक पाक सिख थे, प्रोफेसर उदय सिंह सडबरी, वो भी टोरंटो के नजदीक एक लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है, वहां पर वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। मगर उन्होंने प्रचार नहीं किया, मगर उनके मन में आ गई कि सिखों के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए, खालिस्तान टाइप चीज। तो जो उनसे मिलता था उससे बात करते थे वो। अब रहा जब कुलदीप सिंह सोढ़ी की कितनी वहां पर फॉलोइंग थी, कितनी इज्जत थी, तो मुझे जो है मार्च 1979 में टोरंटो में एक सिख कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट सिख कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे बुलाया गया एज ए स्पीकर। होटल में, एक कमरे में काफी बड़े में, 200-300 सिख थे वहां पर बैठे। तो मैंने बोला उनको कि देखो, आपकी जनरेशन को ये बनता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, पंजाब में, जानकारी करने के लिए, मगर आप ज्यादातर अपना कोशिश करिए कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन कैनेडियन मल्टीकल्चरलिज्म का फायदा उठाए और वो हर चीज में हिस्सा ले, ताकि आखिर जो है कैनेडियन नागरिक बने अच्छे वाले। तो इतनी देर में कुलदीप सिंह सोढ़ी वहां ऑडियंस में बैठा था। तो उसने खड़ा होकर कहा कि मिस्टर GB सिंह, मेरा पासपोर्ट का नाम GB सिंह है, गुरबख्शिश, तो ये तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के एजेंट हैं। उस वक्त मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, हिंदू गवर्नमेंट के एजेंट हैं। हाँ। ये हमें बतलाएं, हमें बहका रहे हैं आप लोगों को, मगर ये बतलाएं कि पंजाब में सिखों के साथ क्या सलूक हो रहा है। इतना ही कहा था कि उसके साथ जो 3-4 सिख बैठे थे, उन्होंने कुर्सी से पकड़ा, उठा के उसको बाहर ले गए। बाद में जो है वो मुझे लॉबी में मिला, कुलदीप सिंह माफी मांग रहा था, देखिए इसमें कोई खास आपके लिए नहीं था, मैं अपना काम कर रहा था तो आप अपना काम कर रहे थे। तो इसके बाद जो बाद में मुझे 82 में गुरुद्वारा क्वींस में न्यूयॉर्क में भी मिलता है, उसका एक चैप्टर मैंने लिखा है, मिसेस गांधी की स्टेट विजिट जो हुई थी। सर इसी तरह की एक घटना बड़ी अच्छी थी, जब इंदिरा गांधी जी गई थी अमेरिका के दौरे पर, तब भी वो जो गुरुद्वारे में जब उन्होंने विजिट किया था, तब भी वहां पर कुलदीप सिंह सोढ़ी बाहर था और वो उन लोगों को रोक रहा था जो इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं निशाना बनाना चाह रहे थे या वहां पर कुछ प्रदर्शन करना चाह रहे थे खालिस्तान मूवमेंट के फेवर में। उसका भी बड़ी हाँ, उसको मैंने विस्तार पूर्वक लिखा है। मैं 3 दफा गया था कनाडा, अमेरिका भेजा गया था। पहली दफा तो दिसंबर 1981 में, कि लोगों को देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहां पर, कैसे सोच चल रही है, क्योंकि ये उस वक्त तक ऑपरेशन जो है चल पड़ा था। ये हम अगर सिलसिलेवार चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, मगर मैं 1982 वाला सीन बतला देता हूँ।
तो उस वक्त मिस्टर संटूक थे डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू देखो मिसेस गांधी की जान को खतरा है और तुम जाके देखो कुछ करो। तो मैं जो है उसमें जाके मिसेस गांधी के होटल बेवरली में रुकना था, उसके नजदीक होटल रुक गया। तो बाकी लोगों से बात करी, जितने मेरे दोस्त, बहुत लोग जानने लगे थे अमेरिका कनाडा में टेलीफोन से, तो किसी ने नहीं कहा कि हमें तो लगता नहीं कोई खतरा है, मगर फिर भी कहते हैं कि टेंशन हिंदू सिखों में बहुत बढ़ रही है, वो उसको कुछ करिए, वो मैं आगे जाके बतलाऊंगा कैसे कैसे हुआ। तो मैं गुरुद्वारा वो क्वींस में है सिख कल्चरल सोसाइटी का, उसमें मिसेस गांधी ने जाना था 1 अगस्त को जो है, वहां पर 9 बजे के करीब मैं 8:30 पहुंच गया गुरुद्वारा, जाके देखा अंदर से बाहर से क्या है। तो जब मैं मिसेस गांधी आ गई तो इतनी ज्यादा मैंने न्यूयॉर्क पुलिस, FBI और IB के 3 अफसर, उसी लाइन 2 तो मेरे सामने खड़े थे एंट्रेंस के पास, एक ही एंट्रेंस थी। मुझे बड़ी हैरानी कि इतनी पुलिस क्यों लगी है, इतनी फोर्स। तो मैं पीछे खड़ा हो गया, जो इंडियन 2 थे मिस्टर रतन सहगल और जो SD त्रिवेदी थे यूपी काडर के, मेरे से सीनियर थे। तो उनको मैं बाहर देखा कि कुलदीप सिंह सोढ़ी 3-4 आदमियों से बड़ा आपस में बहुत झगड़ा सा, क्या मतलब एजिटेटेड मूड में थे। तो कुलदीप सिंह सोढ़ी किसी को कुछ कह रहा था, तो हो गया। जब मीटिंग खत्म हुई, SD त्रिवेदी जो 1961 IPS ऑफिसर थे यूपी के, हम जानते थे यूपी का मैं भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू वेयर आर योर गनमैन। मैं कहा मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो फिर वो कहते नहीं, जो डिपार्टमेंट क्रिएटेड स्केयर, IB के थे ना वो। तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट से पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो चले गए। तो मैंने बाद में सोढ़ी से मिला, मैंने कहा चलो मिल लेता हूँ क्या है। तो सोढ़ी को मैं मिला, तो मैंने कहा क्या बात है, तो बहुत एजिटेटेड, कहता साहब हमारे में एक आदमी टोरंटो से गन लेके आया था, रिवॉल्वर, वो मिसेस गांधी को मारना चाहता था और मैं उसको रोक रहा था। अगर कहीं कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो FBI वाले हमें खत्म कर देते, नॉर्थ अमेरिका में नहीं रहे। तो फिर मैंने एकदम इनके जहाँ थे टंडन साहब थे, इनके JD, उनको कहा, फोन किया कि साहब एक ऐसी खबर है, आप आइए, मतलब मैं मिलाता हूँ उनको कुलदीप सिंह। तो मिलाया वहाँ एक रेस्टोरेंट में, चाइनीज में मिलाया, वो खुद नहीं आए, त्रिवेदी और रतन सहगल को भेजा। मैंने कुलदीप सिंह को पकड़ा, मैंने कहा तुम जाना तो नहीं, कहता मेरी तो शाम को फ्लाइट है, मैं चलो तुम्हें लंच खिलाता हूँ। तो उसने उसको सबको बताया जो हुआ, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाए। तो ये तो था कैसे बचा। मैं अगर ना जानता होता फरकर, अंदर मैंने सोचा अगर ये अंदर घुसेगा कुलदीप सिंह, तो मैं रतन सहगल या इनको दोनों में से बतला दूंगा कि इसको मत आने दो, ये आपके गड़बड़ करेगा अंदर। मुझे थोड़ा पता था ये रिवॉल्वर वाले। तो बस अब मैं चलता हूँ, आपने कहा था कनेडा में, तो कनेडा में जब कुलदीप सिंह सोढ़ी से शूट ऐसा हुआ, तो मुझे जून उसी साल 1979 में मेरे जॉइंट डायरेक्टर ने एक लेटर लिखा कि सिद्धू तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, हमें कोई गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देख लीजिए, सारी खालिस्तान मूवमेंट तो गुरुद्वारा हो गया। उस वक्त 79 तक हमारे डिपार्टमेंट को कोई खास बात, कोई किसी किस्म की वहाँ बिल्कुल ही नहीं थी। और दूसरा, उस वक्त तक वैंकूवर एरिया में अभी भी लोग गदर मूवमेंट को याद रखते थे। जो गदर मूवमेंट 1913 में सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई, जो महात्मा गांधी 1914 में आए साउथ अफ्रीका से, तो गदर मूवमेंट सराभा वगैरह जिससे जुड़े हुए थे। तो 3,000 फैमिलीज हिंदू सिख अमेरिका छोड़ के जमीनें बेच बूझ के भारत में आ गए कि अब हम रेवोल्यूशन में हिस्सा लेंगे। तो गदर की प्लान थी म्यूटनी कराने की, मगर वो अंग्रेजों के इंटेलिजेंस में पता लगा, सब पकड़े गए। तो करतार सिंह साहब 18 साल का, सब चढ़ गए, कुछ काले पानी चले गए। तो मैं 1979 में 1978 में गया मेरे इन-लॉज के साथ, यहाँ से टोरंटो से, ऑटवा से वैंकूवर डाउन। तो स्टॉकटन में मुझे 4 गदरी बाबे मिले, गदर जो वहाँ अमेरिका में रह गए थे, वहाँ के ख्याल में कुछ हुआ नहीं, तो अपनी सूट साट डाल के 80-85 बड़ी इज्जत होती थी वहाँ। तो अभी तक लोग याद करते थे कि हमने कितना हिस्सा किया भारत की जो है आज़ादी की स्ट्रगल। सिखों की इतनी ज़्यादा इसमें मिकदार में ज़्यादा हिस्सा है कि जो प्रपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है लोग सिख, तो कैसे छोड़ेंगे। मगर ये तो हुआ बाहर का। अब इंडिया के देख लीजिए, इंडिया में जो है, मैं तो जमा पला वहीं पढ़ा, वहीं पढ़ाया भी वहीं, तो मैंने तो कोई देखा नहीं कि मूवमेंट ऑफ पार्ट। इंडिपेंडेंस से पहले जिन्ना ने कोशिश करी सिखों को कहने के लिए, अंग्रेजों ने कोशिश करी डिवाइड करने के लिए, अल्टीमेटली सिखों ने कहा कि हमारा तो भारतवर्ष के साथ ही रहेंगे हम। हाँ, तो ये तो है वहां पर। अब मगर मैं 4 आदमियों को जानता था इंडिविजुअल, जो है सबसे बड़े थे कपूर सिंह, ICS डिसमिस कर दिए गए थे। तो वो कहते हैं कि नागपुर साहब रेजोल्यूशन उन्होंने लिखा था और वो बाद में पार्लियामेंट मेंबर बने। और दूसरे थे ये जगजीत सिंह चौहान,
ये तो बारे में कह चुका हूँ मैं। तीसरे थे हम्म। डॉक्टर सोहन सिंह, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मेरे करीबी रिश्तेदार भी थे। और चौथे थे सिमरनजीत सिंह मान। इन सब में से मान ही अभी है। अभी मान ने रिसेंट इलेक्शन लड़ी पंजाब में, वो जीत ही नहीं पाया। तो खालिस्तान का अगर इतना बोलबाला होता तो सिमरनजीत हारता वोट। तो ये तो जो है उस पीरियड में। एक और मैं बतलाता हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, एक बीजी देशमुख थे आईसीएस ऑफिसर, वो एडिशनल सेक्रेटरी होम थे और इंचार्ज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। 1979 में वो पंजाब गए बाई रोड। रास्ते में जिम्मेदारों को, सिखों को मिले, और लुधियाना में इंडस्ट्रियलिस्ट हिंदूज को मिले, और दरबार साहब में एसजीपीसी वगैरह लोगों को मिले। कहीं कोई भिंडरा वाले घूमते थे मगर उसका कोई असर नहीं। तो वापस आके उन्होंने बताया अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को कि पंजाब इज ए हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ये तो 1979 की बात है। तो देख लीजिए कैसा खालिस्तान, वहां को था ही नहीं ना। अच्छा सर, आपने इसमें मेंशन किया है कि मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं रॉ को यूज कर रही थी। वन अकबर रोड की जो कांग्रेस लीडरशिप थी वो रॉ को यूज कर रही थी अपने इस पूरे मिशन के लिए, खालिस्तान को जिस तरीके से बना करके और यूज करना चाह रही थी। ये आपको कब और कैसे पता देखिए, कि रॉ को यूज किया हाँ, जा रहा है? मैं जब कनाडा से वापस आया अक्टूबर 1979 में, तो उस वक्त आरएनएडब्ल्यू का हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में होता था। जो डायरेक्टर उस वक्त थे संटूक साहब, और उनके साथ 3-4 बड़ी टॉप सीक्रेट डिवीजन वहां थे और उनके अफसर वहां होते थे। बाकी उस वक्त तक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दफ्तर नहीं बना था राव का, जो आप सब देखते हैं ना आजकल। तो मैं वहां पोस्ट कर दिया संटूक साहब के एरिया। तो मैं 3 ब्रांचेस होती थी, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव ब्रांचेस थी, मैं इंचार्ज बन गया। जितने आरएनडब्ल्यू के बाहर स्टेशन होते थे उनका। और थोड़ी देर के बाद मुझे दूसरा भी इम्पोर्टेंट एक चार्ज मिल गया, जो लिएजन विद फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज, उनके जो अफसर जहाँ दिल्ली में होते थे, CIA, MI6 वगैरह वगैरह, उनके मिलता रहता था। तो इस जगह के कारण मुझे कुछ एक्सेस मिल गया, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी मुझे पता लग जाता था। और सबसे पहला इंडिकेशन ये मिला कि 1980 दिसंबर में एक आरएनएडब्ल्यू में डिवीजन खुली नई। बी रामन थे मेरे से सीनियर, उनके अंडर, जो सिख एक्सट्रीमिस्ट है खालिस्तान। अब इससे देखिए कि अगर खालिस्तान के को हुआ होता बाहर, तो आरएनएडब्ल्यू में डिवीजन तो होती कोई। अगर आरएनएडब्ल्यू में कोई डिवीजन नहीं, कोई ब्रांच नहीं, ऑफिसर नहीं कोई, तो उसका यह है कि उससे पहले कुछ नहीं था। मगर मुझे बहुत लेट पता लगा, ये तैयारी शुरू हो चुकी थी। जो मैंने ऑपरेशन 2 की बात करी है, जो संजय ने समझाया कि हम भिंडरा वाले खालिस्तान को आगे बढ़ा के बाद में इलेक्शन जीतेंगे, तो ये पहला ही था। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद संटूक साहब ने मुझे बुलाया, कैसे तो तुम ऐसी प्रपोजल 7 स्टेशन आरएनएडब्ल्यू के वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में खोलो, और खोलो प्रपोजल ऐसी बनाओ कि खालिस्तान के बात जोर पकड़ने वाली है। तो मैंने बना तो दिया, मगर मुझे पता था वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। हैरानी इसमें कि 1.5-2 महीने में सारे के सारे स्टेशन आ गए। पहले हम लड़ते थे PA की पोस्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, अब सारे। मैं बहुत खुश कि बहुत बड़ी चीज मार ली। और जब उतनी देर में हम नई बिल्डिंग में आ गए, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, वहां संटूक साहब ने कहा तो डिप्टी डायरेक्टर के जितने ऑफिसर हैं आरएनडब्ल्यू के, उनकी मीटिंग बुलाओ और उनके सामने बताओ कि खालिस्तान क्या चीज है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी करनी है। तो देखिए, ये आरएनडब्ल्यू की ट्रेनिंग हो रही थी। मतलब सर, आपका कहने का मतलब है कि ये जो आपको प्रपोजल जो डायरेक्टर की तरफ से दिया गया था कि इस तरह का आप वो बना के लाइए, और फिर वो सारे के सारे अप्रूव हो गए तुरंत, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी, ये जानबूझ के ये सब बिसात बिछाई गई थी? हाँ, सही ये तो कहना है? पहले तैयारी थी। ये तो जब तक प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को बात नहीं करेंगे, सैंक्शन ही नहीं हो सकते थे। यहाँ तो हमारे पास इतना बड़ा पुलिंदा था, एक असिस्टेंट की पोस्ट इस जगह, कहते थे हमारे पास जो जगह ही नहीं है, वो अब नहीं करेंगे हम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल आपस में इंटर डिपार्टमेंटल जेलसीज होती हैं कि ये रुक रहे, हमारी जगह आ रहे हैं। तो वैसे तो रिलेशन हमारे बहुत अच्छे थे। तो मगर उस वक्त जब मैं लोगों को मिलाने गया, उनके सब तो SJ सिंह थे डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी मुझे कहा कि सिद्धू आरएनडब्ल्यू वैसे हुआ खड़ा कर रहा खालिस्तान का, पोस्टें ले रहा, कहाँ है खालिस्तान। तो मैंने कहा तुम लिख दो, कोई खालिस्तान नहीं है, मैं अपना आदमी वापस ले जाऊंगा। तो ऐसी तो बातें थी। क्योंकि आपने बुक में मेंशन किया है कि 1979 में उसके उस समय आपसे बोला गया कि नहीं, इस तरह की कोई रिपोर्टिंग खालिस्तान को लेकर के आपको नहीं करनी है। फिर हाँ, 1.5 साल बाद
81 के अराउंड फिर आपसे कहा गया कि नहीं अब आप फिर से खालिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग कीजिए। उसी में मैं बतलाना चाहता हूँ जो 1981 के मध्य में मैंने ब्रीफ किया लोगों को, उसमें वही मेरे जेडी बैठे थे। मैंने सर के अब क्या प्रॉब्लम आ गई, 1.5 साल पहले तो मुझे कहा था आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब क्यों आप जितना क्यों ना थिंग्स आर चेंज ना, क्या चेंज हो गया फिर बोले नहीं वो। सर आपने इसमें मेंशन किया कि कांग्रेस पार्टी खालिस्तान को बेस बना के पंजाब में अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रही थी और उसके बाद उसने अनरेस्ट को क्रिएट करके 4 साल तक स्थितियां वैसे ही रखी ताकि वो अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार को जस्टिफाई कर सके। आपके पास मतलब आप ऐसा कह रहे हैं, क्या आधार है? पहले तो चीज ये देखिए कि मैंने जो किताब लिखी है ना, एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह लिखी है ये। जी बिल्कुल, क्योंकि हर ऑपरेशन में कोई मुद्दा होता है, उसकी प्लान होती है और रन करने वाले आदमी होते हैं। तो ऑपरेशन 1 का प्लान ये था कि 1970 में कांग्रेस बुरी तरह हार गई पंजाब में, बादल जो अकाली गवर्नमेंट और जो जनता पार्टी बीजेपी का पहले रूप था उनकी गवर्नमेंट बन गई। तो बादल ने जैल सिंह ने संजय को कहा कि इनको हम डिस्टेबलाइज कर सकते हैं अगर एक ऐसा खाड़कू संत खड़ा कर दे जो इनको अटैक करता जाए मॉडरेट पॉलिसीज को, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा हिंदू सिख। तो उन्होंने ये भिंडरा वाले खड़ा किया। वो कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा बियॉन्ड द लाइंस, कैसे कल्टिवेट किया। कमलनाथ ने उसको कैसे इंटरव्यू करके इनको देखा, तो उनको पैसे भी देते रहते थे। तो और उसने ये हैरानी कमलनाथ ने की कि हमें तो पता नहीं था ये जल्दी टेररिस्ट इतना बन जाएगा। मैंने कहा अंदर से तो खुश होंगे, उसको टेररिस्ट बनाते होंगे। मगर भिंडरा वाले ने एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी खालिस्तान की मांग नहीं करी, मगर उसको पूछते थे अगर कोई रिपोर्टर के साथ बतलाइए, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता अगर बीबी में मिसेस गांधी मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूंगा। तो अब जो भिंडरा वाले खालिस्तान नहीं मांग रहे और भिंडरा वाले को खालिस्तान का तगमा लगाना है, तो जैल सिंह वगैरह ने दल खालसा खड़ा कर दिया और दल खालसा के लोग जो है भिंडरा वाले के पीछे लग गए। तो लोगों में ये हो गया कि तो भिंडरा वाले के लोग हैं खालिस्तान वगैरह के लिए, मगर कुछ बना नहीं। ऑपरेशन 1 जो है, भिंडरा वाले ने 3 एमपीज की ओपन सपोर्ट करी 80 के इलेक्शन में। वो तीनों में से 2 जीते, आरएल भाटिया और मिसेस भिंडर, गुरजाल सिंह दोनों हार गए। मगर इन्होंने ये देखा कि भिंडरा वाला तो बड़ा शौक से काम कर रहा है, उसको तो लगा कि मेरी जो है अब चौक मेहता का जो टकसाल है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब बड़े काम करने के लिए भिंडरा वाला तैयार हो गया। अब जो है इसके बाद वो सेकंड ऑपरेशन शुरू होता है, ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 1 में जो 1 अकबर रोड ग्रुप मैंने कहा है, 1 अकबर रोड में मिसेस गांधी, संजय गांधी, जैल सिंह और कमलनाथ थे। अब जो है संजय मर जाता है जून 1980 में। उसके बाद राजीव आ जाते हैं और उसके बाद जो है अरुण नेहरू वगैरह और फतेहदार और ये सब जो है अरुण नेहरू और जो एपी दूसरे हैं सिंह, अरुण सिंह वगैरह आ जाते हैं। जी अरुण सिंह। मेथड जो था वो भिंडरा वाले खालिस्तान को आगे था। अब इसको बहुत तेजी से ऊपर बढ़ाना था और काम करने वाले अकबर रोड वही थी। और इसमें इन्होंने प्रॉब्लम ये हो गई कि संजय के मरने के बाद थोड़ा डिले हो गया, मगर ये जो है इतना देर तक चलाएंगे कैसे ऑपरेशन, 4 साल तक कैसे चलाएंगे, डील हो जाएगी। तो इन्होंने 2 तरीके सोचे। एक तो अकालियों से, मॉडरेट से उनको बातचीत शुरू कर दो और उनको जो मांगे हैं उनकी बात करो कि हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर कौ साहब जो सीनियर एडवाइजर आके जो अगस्त 1980 में आ गए थे वापस, उनको कह दिया कि आप जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो के थ्रू ऐसा हेलीबॉर्न ऑपरेशन करो जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था, ताकि वो पहले चौक मेहता से पकड़े जाएं या बाद में गुरु नानक निवास को, तो उधर वो भी बिजी हो गए। अब ये है कि भिंडरा वाले को यूज करना था हिंदुओं के मन में टेरर पैदा करना, डर पैदा करना, उनकी जानों माल का खतरा पैदा करना। और दूसरी ओर जो था खालिस्तान का इशू खड़ा करना था, ये करने के लिए आम लोगों में डर पैदा करने के लिए कि तो हिंदुस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। तो ये डर जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी वाह होगी जब आपको फायदा। तो ये उनकी प्लान थी। और इस प्लान को कैसे 4 साल चलाएं, इनको एक 3 मैन थिंक टैंक बना दिया, जो जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्णा स्वामी राव साहब और होम सेक्रेटरी चतुर्वेदी साहब, MM वली और PC अलेक्जेंडर,
ये तीनों में जो माइक्रो मैनेज करने लगे पंजाब की सिचुएशन को, ये बाद में गवर्नर बीडी पांडे साहब ने भी लिखा है अपनी किताब में कि मेरे टाइम में 7-8 मेरे जितने 6-7 एडवाइजर थे वो दिल्ली से अपॉइंट होते थे और दिल्ली से कभी कभी बुला लेते थे, मुझे पता नहीं लगता था। तो सब चीज जो है वही करते थे सारा कुछ। और पर्पस ये था कि पंजाब उस टाइम की तरह में लिखा है कि प्रेशर कुकर की तरह था जिसका टेम्परेचर कंट्रोल ये 3 आदमियों के हाथ में था। उतना ही रखो कि बिल्कुल फट ना जाए और कम भी ना हो जाए, मगर और कम भी ना हो, ताकि जलता रहे, चलता रहे, जलने वाली स्थिति, जलता जलता रहे। तो भिंडरावाले को बढ़ाने में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सर जैसे मार्क टली को भी उसने इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि अगर इंदिरा गांधी खालिस्तान दे देती हैं तो ठीक है, मैं ना नहीं करूंगा, नहीं देती हैं तो कोई बात नहीं। ये चीज जैसे जनता के सामने गई होगी तो जनता के सामने कांग्रेस कैसे प्रूव कर पाई कि नहीं खालिस्तान की मांग बहुत ही दमखम के साथ भिंडरावाले कर रहा है, ऐसा कैसे वो प्रूव कर पाए जनता के सामने? एक मैंने भी लिखा है, मैंने तो खास लिखा है क्योंकि 1981 में जब मुझे कनाडा अमेरिका भेजा गया उस वक्त मुझे कहा गया कि जब से तुम आए हो कनाडा अमेरिका में बहुत जो है स्थिति खराब हो गई है, हिंदू सिखों में डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो मैं गया ऑटवा में मिस्टर ढिल्लों से मिले जो बाद में स्पीकर थे, वो हाई कमिश्नर थे, सब लोगों से मिला। बाद में वैंकूवर में रहा, लॉस एंजलिस, बाकी सब जगह गया। उन्होंने सबने कहा कि देखो जब तुमसे गए हो ये भिंडरावाले को कांग्रेस उठा रही है, हिंदू सिखों में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुद्वारे में आगे जो जोड़ मेला कहते थे, सोशल गेट टुगेदर, अब वहाँ हिंदू आने कम हो गए हैं, तो ये तो झगड़ा करा रहे हैं ना। आपकी एम्बेसी हाई कमिश्नर वाले उस मरी मदद करते हैं तो कुछ करिए। तो उन्होंने 5-7-8 पॉइंट लिख के दे दिए मुझे। तो मैं आके वापस जब संटूक साहब को दिखाया तो संटूक साहब ने कहा काओ साहब को दिखा दो। तो काओ साहब ने कहा कि आप शारदा प्रसाद जी से मिलिए जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे मिसेस गांधी के। उनका कमरा मिसेस गांधी के बिल्कुल बाएं कॉरिडोर में। आजकल भी पता होगा प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर सब नोट मैनेज करते हैं, प्रेस वगैरह ये वो, तो बहुत कुछ तरीके हैं उनको नोट। तो मैंने उनको दिया तो उन्होंने कहा साहब ये मैं 7-8 पॉइंट हाथ से लिखे, यू कैन गो। मेरे से बात भी नहीं करी। मुझे लगा कि ये कुछ करेंगे तो शायद ठीक करें, मगर ताज्जुब हुआ तो वो उल्टा करने लग गए। यही पांडे गवर्नर ने लिखा है कि पंजाब में बिल्कुल शांति से रहते थे हिंदू सिख मेरे टाइम में। वो 1983 अक्टूबर से लेके जुलाई 1984 8 महीने तक रहे, बहुत क्रूशियल टाइम था। कहते मगर ये वर्नैकुलर प्रेस वगैरह नेशनल प्रेस में ऐसा कुछ हुआ खड़ा कर दिया कि पंजाब में तो आग लग गई, जा नहीं सकते। तो ये पुष्टि करते हैं, मुझे बहुत जगह और करते हैं, ये 2 चीजों में तो हो गई, उल्टा कर दिया, हमारा यूज किया गया। भिंडरावाले का प्रभाव इस तरीके से बढ़ रहा था पंजाब में कि उसने खुलेआम तत्कालीन जो गृह मंत्री थे जैल सिंह, उनको पब्लिकली बोल दिया था, उनकी दाढ़ी को लेकर के कमेंट कर दिया था। और सरदार स्वर्ण सिंह जो कि इंदिरा गांधी के काफी करीबी भी थे, वो गए तो वो भिंडरावाले के सामने जमीन पर बैठ गए। उस घटना के बारे में कुछ बताइए। हाँ ये उसके देखिए, प्रभाव को दर्शाता है। मैंने कहा था ना कि 2 तरीकों से लंबा चलाना चाहते थे। एक तो मॉडरेट अकालियों से बातचीत मिसेस गांधी ने शुरू कर दी 81 में। तो पीसी अलेक्जेंडर जो थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये ऐसे 26 राउंड हुए टॉक्स के, और उन्होंने ये ब्लेम किया कि ये फेल हुए अकालियों की अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के कारण, वो मानते नहीं थे। मगर एक खूबसूरत चीज ये है कि इन 26 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स थी, सरदार स्वर्ण सिंह मॉडरेटेड टॉक्स अक्टूबर नवंबर 18, उसका जिक्र ही नहीं है इसमें। तो पीसी अलेक्जेंडर सोचते थे सब भूल जाएंगे तो मैं छोड़ देता हूँ। तो उस पीरियड में सरदार स्वर्ण सिंह जो हैं मेरे ससुर हैं वो, तो जी आपके पास। हाँ। तो दूसरी चीज जो है कि ये जो लॉन्गोवाल ने, उनका लीडर थे बहुत पंजाब मॉडरेट सिखों के, तो जब भिंडरावाले गुरु नानक निवास में आ गए तो लॉन्गोवाल ने बादल या बलवंत सिंह को भेजा। उस वक्त जलंधर रहते थे हमारे फादर, क्योंकि इलेक्शन 77 हारने के बाद अपने गाँव शहर चले गए अपने घर में। तो उनको कहा साहब कि भिंडरावाला का नाम लेके कि कांग्रेस ने ये जिन और भूत अब डाल दिया जहां, अब हमारा जो पीसफुल एजिटेशन है ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाएगा। इससे पहले ये हो आप हमारी मदद करें, कुछ ऐसा हौले निकालें कि हम अपना एजिटेशन विड्रॉ कर लें। तो इन्होंने स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी से बात करी अक्टूबर 82 में, जब वो वापस आती हैं अमेरिका से, तो उन्होंने कहा जाइए आप करिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप भिंडरावाले से ही पूछ लीजिए। तो उन्होंने जितने अकाली लीडर उस जेल में थे उनको मिले, बाद में 15 अक्टूबर को छड़ाया
और फिर वो भिंडरांवाले को मिलने गए। वो कुलदीप नायर ने भी लिखा अपनी किताब में। तो भिंडरांवाले कुलदीप नायर अपनी कुर्सी पे बैठे थे, एक ही कुर्सी। तो कुलदीप नायर ने कहा, सरदार साहब आप मेरी कुर्सी पे बैठिए। तो क्योंकि सरदार साहब ने इससे काम करवाना था, इसकी ईगो बूस्ट करनी थी, उन्होंने कहा कि महान संत के सामने मेरी तो यही जमीन पर ठीक हूँ मैं। तो बैठे। तो वो मैंने बाद में, कुलदीप नायर जिंदा थे, मैंने कहा उनको, समझाया, मैं जानते थे तो भाई साहब ये तो उल्टा लिख दिया। अच्छा कहता मुझे तो पता नहीं, उन्होंने कोई इंप्रेशन ही नहीं दिया मुझे। तो आपस में जानते हैं वो बहुत। तो वो फिर मैंने, मगर एक बात मैंने कह दी जब ये हुई ना बातचीत शुरू, मैंने कहा देखो मेरे एक दोस्त ने, मुझे भी इससे पहले कोई ज्ञान नहीं था, मार्च 1982 में पटियाला से मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा कि वीर जी ब्रदर कहता था, हिंदू है, यंग। तो ऐसी मैंने बुरी खबर सुनी है, मगर आरएसएस के वर्कर से पटियाला में, कि संजय ने, जो मैंने कहा ना, एक प्लान बना ली जनवरी में कि अगली इलेक्शन खालिस्तान भिंडरांवाले पर जीतेंगे। मैंने मेरे फादर से कहा, सब अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन ठीक है, आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इंटेलिजेंस वाले आदमी, हर झाड़ी के भूत नजर आता है झाड़ी के पीछे। मैंने कहा साहब आपको मैं पूरा, अब मेरी गुड विशेष हैं, आप सक्सेसफुल हो जाइए। तो उन्होंने, अकालियों से बात बुलाया गया, कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, एक पढ़ा गया, ये लिखा गया रेजोल्यूशन कि अगले दिन ये स्टेटमेंट पीसी सेठी होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, तो 4 नवंबर को अमृतसर में मिल जाएगा, तो उसमें वो अकाली विड्रॉ कर लेंगे। तो वो हुआ। वो ये जो स्टेटमेंट बनी थी बहुत माइल्ड सी थी, फ्यूचरिस्टिक, बहुत कुछ प्रॉमिस नहीं किया था, मगर फिर भी। तो मगर वो आते हैं 4 नवंबर को, टेलीफोन आता है अमृतसर से, मेरे साथ ही बैठे थे वो, कि साहब हमें वो स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेटर का आया नहीं। तो इन्होंने मेरे सामने, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे बात की, प्रणब वो आया नहीं, क्या हुआ? कहता साहब आज पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट में पढ़ा जाएगा तो भेज देंगे। तो 2 घंटे के बाद फिर वही अमृतसर से फोन आता कि सर वो चिट्ठी तो मिल गई मगर बहुत सख्त है, वो तो बदल दिया, तो इस पर हम कैसे विड्रॉ करें? तो इन्होंने प्रणाम से कहा कि ये सच है। उन्होंने कहा साहब सच है, बताइए क्या करें अब? कहते देखो मैंने रातों रात जाग के काम किया मुल्क को और पंजाब को बचाने के लिए, मैं इसके बाद कुछ नहीं करूंगा, आप जो करना कर लीजिए। तो ये देखो, ये तो, और 2 ऐसे केसेस और थे जहां सॉल्यूशन हो सकता था, नहीं करना, वो मैं बताऊंगा अगर आप बात करेंगे आगे। सर एक बात ये बड़ी खास है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन के लिए एस बराड़ को चुना, लेफ्टिनेंट जनरल के एस बराड़, जो कि आपने अपनी बुक में मेंशन किया है कि वो उसी जाति से थे जिस जाति से भिंडरांवाले। और के एस बराड़ ने भी एक बुक लिखी है ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी करके, उन्होंने खुद भी मेंशन किया इस चीज को कि हम दोनों सेम जाति से थे और इनका गांव भी अगल बगल का है, रोड़े गांव के रहने वाले भिंडरांवाले और ये हीरापत कुसिन गांव के रहने वाले। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने के एस बराड़ को चुना, तो क्या ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, या अति विश्वास था के एस बराड़ के ऊपर, या कि एक कहा जाए कि उदासीनता वाला रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने के एस बराड़ को? ये देखिए, ये जो डिसीजन हुआ है, ये पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में लिखा है, 23 मई, 25 मई और 26 मई को डिसीजन हुआ। शुरू में जनरल वैद्य ने कहा कि तो हम गुरुद्वारे में को घेर लेंगे और पानी बिजली बंद कर देंगे, तो सरेंडर कर देंगे, जैसा कि जनरल सिन्हा थे पहले, सुंदर जी के प्रीडिसेसर जीओसी, तो उन्होंने बनाया था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये डिस्कस हो गया, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया 25 को, मगर 26 को तारीख को वैद्या ने कहा मैं तो स्पेशल मीटिंग चाहता हूँ। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि सुंदर जी कहते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए, घेरा वेरा कुछ, कि पंजाब के सिख लोग आ जाएंगे हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, ये तो सडन कर देंगे। और उन्होंने अश्योरेंस दी कि ये तो सर्जिकल ऑपरेशन होगा, हम गए और आए, किसी को पता नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो यही बात मैंने, कोई ऐसी सिलेक्शन की बात नहीं थी, सिख चाहिए था उनको। और दयाल तो थे पगड़ी वाले, मैं जानता था उनको, बराड़ को नहीं जानता। अब बराड़ जो है, मैं भी सिद्धू हूँ, बराड़ भी सिद्धू होते हैं, फरीदकोट वाले, तो भिंडरा वाले भी बराड़ थे। तो बराड़ बराड़ होना तो कुछ भी बात नहीं, बराड़ तो जो, क्योंकि पगड़ी नहीं, दाढ़ी नहीं, सेख नहीं, वो तो बुरा मानते होंगे भिंडरा वाले उसको कि कैसा बराड़ है ये जिसने दाढ़ी मूछ काट दी, है ना? नहीं, मैंने इस बात को इसलिए पूछा सर स्पेशली क्योंकि मिसेस गांधी जो थी वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके सस्पिशियस थी। जैसे इस ऑपरेशन के पहले उन्होंने अपने सलाहकारों से पूछा था कि आप बताइए कि इस ऑपरेशन के बाद सेना में सिखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट तो उनके अंदर नहीं आएगी या कि किस है। तो दूसरी बात जब वो सरदार स्वर्ण सिंह ने पूछा था
कि आपने कहीं किसी ऐसे ऑपरेशन के लिए आदेश तो नहीं दे दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे आदेश कैसे झूठ दे बोल सकता हूँ। झूठ हालाँकि बोल उन्होंने झूठ बोला था, उनसे पता नहीं क्यों झूठ बोला, ये भी अपने आप में एक क्यों बोला था, ये भी प्रश्न है एक। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बराड़ को क्यों चुना? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब उनके दिमाग में ये बात थी कि सिख रिजेंटमेंट वाली फीलिंग आ सकती है सिखों में, तो इसी ऑपरेशन के लिए एक सिख को ही चुनना ये बड़ी बात है। वो उसमें वो तो चुनना जरूरी था, मगर ये तो नहीं जो ब्लू स्टार में ऑपरेशन में आर्मी के लोग थे उन्होंने तो कोई रिवोल्ट नहीं करी। रिवोल्ट तो दूसरी जगह हुई। वो हो नहीं, सकता वो है कि उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसा रिवोल्ट वाली स्थिति आ सकती है? हाँ, मिसिस वो तो गंगा कह रहे नहीं आएगी। है जनरल ना? वैद्य ने कहा, जनरल वैद्य ने कहा हाँ, उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, वो बराड़ और दयाल से नहीं बात करती थी, मिसेस गांधी सीधी वैद्या से। और वैद्या ही वो आर्मी का प्रोसीजर होता है, सीनियर पोस्ट बात करता है, निचले वाले नहीं बात करते। और उसमें भी मैंने लिखा है जो पंडेर के बारे में, जो उनसे आपस में बातचीत हुई निकले, और मैंने ये भी लिखा है कि कोई इंटेलिजेंस के कह रहे हैं, को बिल्कुल नहीं थी इंटेलिजेंस। हमारा एसएसएफ के लोग, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसका वो ऑपरेशन सनडाउन अप्रैल 1984 में 2 महीने पहले ब्लू स्टार से मिसेस गांधी ने रिजेक्ट कर दिया था। उसको भिंडरा वाले को लंगर छत से जब वो लेक्चर करता था पकड़ लेना था, ले जाते। मगर मिसेस गांधी ने उसने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मैंने लिखा है कि मिसेस गांधी कोई चाहती नहीं थी कि भिंडरा वाले को जिंदा पकड़े, क्योंकि जिंदा पकड़ना तो वो बतला देता सब कि मैं तो तुम लोगों के कारण किया है, उनको मरना ही था। मैंने ये भी लिखा। हुँ, और ये जो हुँ, सीक्रेट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के आरएनएडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी के कमांडोज थे, वो सुंदर जी ने वैद्या ने मांगा डायरेक्टर कि हमें ये दे दीजिए, जो उस ऑपरेशन के लिए तैयारी करी थी। बाहर से एसएएस एडवाइजर भी बुलाए थे, तो इसके लिए दिया। और इनके सीईओ ने कहा बराड़ को कि देखो, जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है कमांडो ऑपरेशन में बहुत बड़ी चीज है। तो हम जो हुँ, अकाल तख्त के पीछे से सड़क जाती है छोटी सी, उसमें जी, होल कर लेंगे अकाल तख्त में, और इनको जिंदा पकड़ लेंगे। स्टन करने फेंक के लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, अकाल तख्त की डैमेज नहीं होनी चाहिए। वो डैमेज किया, अकाल तख्त तबाह कर दिया। और एसएसएफ एग्ज़ैक्टली। के जो कमांडोज थे फर्स्ट पैरा के, उनको सामने से धकेल दिया। और वहां हुँ। जैसे सिटिंग डक्स हैं वो सारे मारे गए, बहुत ज्यादा मर गए, उसमें नुकसान हुआ। अच्छा सर, इसमें जैसे तत्कालीन जो बीएसएफ के डीआईजी थे पंढेर साहब, उन्होंने भी इस तरह का सजेशन दिया था जब ये ऑपरेशन शुरू होने वाला था कि 7-8 दिनों के लिए बिजली पानी काट दीजिए, तो ये लोग खुद ही समर्पण कर देंगे और आराम से काम हो जाएगा। इस विकल्प को भी नहीं चुना, क्यों? क्या रीज़न वो था? इसीलिए कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे बराड़ सब आर्मी वाले, कि क्या जरूरत है, हम गए तो तुम पता नहीं। और ये पंढेर ने यही तो कहा कि वहां पर इतना जब मुश्किल आसान नहीं होगा जितना आप कह रहे हैं, क्योंकि वहां 100 आदमी जो जनरल हुँ, शाहदेव हुँ, सिंह के ट्रेंड आदमी है, उनके पास बंदूकें असले सब कुछ है। तो उनकी साइकोलॉजी नहीं हुँ, तुम जानते। तो बराड़ ने उसको कहा कि आई एम ऑल्सो सिख, आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो उसने कहा कि आप हुँ, सिख कुछ नहीं है ना, आप सिख के दो निशानी है, बड़ी मूछ होनी चाहिए, अब तो एक भी नहीं। और दूसरा गांव का पैदा होना चाहिए, अब तो गांव के हाँ, नहीं। तो वो उससे नाराज होकर उसको छोड़ उसी वक्त निकलवा दिया। उसको तो डिसमिस करने की तैयारी हो गई थी, बच गया वो। बच गए वो, बाद में फिर मणिपुर कैडर में उनको मणिपुर वापस के भेज दिया। डीजीपी बने, पूरी फिर फाइल निकलवा ली थी उनकी। डीजी बीपीआरडी बने। हाँ जी। वो सीधा बात करने वाले हैं, डिप्लोमेट कम है, उठा मारने वाले आदमी, ऑनेस्ट है बहुत ज्यादा। चलिए। ठीक है। सर, आपसे एक बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछता हूँ। क्या सिख एंटी सिख जो रायट्स थे, सिख विरोधी दंगे थे, वो प्लान्ड थे? हाँ देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा कि जिस दिन भिंडरावाले के मरने की खबर आई 7 जून को, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, मैं और मेरी बीवी और कोई बच्चे गुरुद्वारा बंगला साहब चले गए शाम को देखने के लिए क्या है लोगों का। तो वो तो अंदर चले गए, कीर्तन हो रहा था, मैं देख कुछ ग्रुप्स में बात हो रही थी, कुछ वहाँ पोस्टर लगे हुए थे। तो सभी अक्यूज कर रहे थे कि कांग्रेस को, मिसेस गांधी को। तो एक पोस्टर लगा था कि सिंह साहेब, अमरीक सिंह एंड थारा सिंह, अमरीक सिंह भिंडरावाले के गुरु भाई थे, थारा सिंह जी, उनके जी। नंबर 2 थे। इनको तसीहे दे के मारा गया है, टॉर्चर करके मारा गया। अब हर सिख का फर्ज बनता है कि इस बड़ी डेरोगेटरी लफ्ज लिखा कि इस बामनी को मारना है, मतलब इसी गांधी को। तो मैंने आके अगले दिन गैरी सक्सेना, उस वक्त जो डायरेक्टर बन गए थे, बाद में जो अब जम्मू कश्मीर का गवर्नर भी रहे, मेरे बड़े भाई की तरह से यूपी में जानता हूँ। तो गिरीश आपस चंद्र में, सक्सेना। हाँ, गैरी शंकर जीसी सक्सेना, तो उनसे जी, सामने जी। बात हो जाती थी हमारी, जो भी खुली बात करता था। मैंने कहा साहब देखिए, मैं कल ये देखा है, मैं पंजाब हिस्ट्री को जानता हूँ। तो सिखों ने जितना भी, जिसने गोल्डन टेम्पल को ये किया है, उनको बदला लेने छोड़ा नहीं।
तो मैं सोचता हूँ मिसेस गांधी 6 महीने में मारी जाएंगी, आप इनको बचाइए। तो उन्हें कहते अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हो जाएगा। मैंने कहा यही तो वो चाहते हैं। कहते वो कौन? मैंने कहा पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज इसका पूरा फायदा उठाएंगे। तो ये तो होगी बात उस दिन। तो उसके बाद देखिए मैंने जब 31 अक्टूबर को मिसेस गांधी जिस दिन मरी ना, उस दिन मैं शाम को वापस आ रहा था। हमारी पूल होती थी 4 अफसरों की, चनकियापुरी फ्लैट्स में रहते थे। गाड़ियां उस वक्त तनख्वाहें कम मिलती थी, गाड़ी अपनी अपनी, तो पेट्रोल का खर्चा ज्यादा, तो हम 4 आदमी जाते थे, कभी किसी की गाड़ी कभी किसी की। उस दिन मिस्टर मिश्रा की गाड़ी, मैं आगे बैठा था। तो हम लोधी रोड से तुगलक रोड को INA ब्रिज की तरफ मुड़ने लगे। एक लंबा सा हिंदू यंग स्मार्ट बॉय भाग के आया, हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। कहता मैं इधर से मत जाइए। कहता क्यों? कहता साहब आपके लिए सेफ नहीं है इधर, मेरी तरफ इशारा करे। तो हमारे पीछे अमर भूषण वगैरह देखें कौन मिस्टर सिद्धू बात लगा। मैंने कहा देखो ये लड़का भाग के आया है, हम इधर से नहीं, हम अशोका रोड की तरफ जाएंगे। अगले दिन पता लगा कि वहाँ अर्जुन दास जो है INA ब्रिज से सिखों को पकड़ के ऊपर से नीचे फेंक रहा था। और वही टाइम था जब ज्ञानी जैल सिंह यमन से वापस आके मिसेस गांधी को एज में देखने गए थे। तो यही अर्जुन दास जो है मुझे 1 जनवरी 1985 को मेरे घर को एक ग्रीटिंग्स कार्ड भेजता है, 9 वर्ष की बधाई। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने पकड़ के, तो वो उसकी कहानी है। दूसरी चीज ये है कि जब मैं वापस आया अगले दिन सवेरे गैरी सक्सेना का फोन आया। उस दिन छुट्टी थी मिसेस गांधी में। तो कहते सिद्धू देखो, जी भी कहते थे कि मैं अभी दफ्तर से देख रहा हूँ 11वीं मंजिल से बहुत जगह आग लगी हुई है, मैं तुम्हें गार्ड भेजता हूँ। मैं लिखा सर मैं अपने गवर्नमेंट कॉलोनी में रहता हूँ और एक सेफ जगह पे रहता हूँ, मुझे क्या खतरा है? कहते नहीं सोच लो तुम। मैंने कहा सोच लिया। एकदम मुझे याद आया कि मेरे पास एक वर्ल्ड बहुत बड़ा पावरफुल रेडियो था, उसमें मैं BBC वगैरह वर्ल्ड रेडियो न्यूज सुनता था। और स्टेशन लॉक करते करते मुझे 2 चीजों का ज्ञान हुआ। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर ट्रैफिक करता है ना, वो आता था। एक वायरलेस का नेटवर्क गाफ 1 2 3 गाफ गाफ कहते थे। तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मगर पता था। मैंने कहा गैरी ने कहा है देखो क्या हो रहा है। मैंने जब लगाया दिल्ली वायरलेस तो उसमें से पता लगा कि यशवंत प्लेस बिल्कुल ही नजदीक था हमारे, जो चनकियापुरी में, वहां कुछ सिखों की दुकानें लूट रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि एक बाहर से सरदार जी आए हैं इंग्लैंड से, वहां से बड़ी अच्छी चीजें लेके आए हैं, वो JS अमेरिका थे कल्ला, वो मेरे नीचे रहते थे, तो उसको लूटना है। तो मैंने फिर एकदम टेलीफोन किया। मैंने कहा कि सक्सेना को गुस्सा गार्ड भेजिए। वो मैंने कल्ला से पूछा तुम्हारे पास कोई वेपन है? कहता मेरे पास एक गन है, एक रिवॉल्वर, कारतूस नहीं। मैंने कहा अगर होता तो हम 10-12 को मार लेते। तो मगर इस पीरियड में मैं चला गया, सुधीर देवरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सिक्किम में मेरे बैचमेट फॉरेन सर्विस के, तो वहां गया। उतनी देर में गार्ड आ गई। तो हमने 3 दिन जो है रात को मैं कंट्रोल रूम बना लिया, सुनता था टॉर्च से लोगों को। तो रात को गश्त करते थे कारों में, एक अफसर 2 बच्चे साथ 3-4 गाड़ियां, तो मैं टॉर्च से सिग्नल देता था क्लियर ये वो। तो इस तरह से हम बचे। और वही उसी को पता लग गया होगा अर्जुन दास को कि मैंने गार्ड मेरे पास क्यों आई, कौन हूं मैं तभी। तो दूसरी चीज फिर जो है मैंने जो है एक तो पहले थी और ये जब मिसेस गांधी अगर ना मरती तो इलेक्शन जीत जाती, फिर तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब मिसेस गांधी के मरने के कारण 2 चीजें हो गई। एक तो रिवेंज कि हमारी माँ को सिखों ने मार दिया, इनको दे मस्ट बी टॉट ए लेसन। दूसरी चीज ये थी कि अगर लोगों में ये हो गया कि अगर मिसेस गांधी को नहीं बचा पाए लोग तो हमें क्या करेंगे, तो इलेक्शन जीतने का कुछ नहीं था पक्का। तो इसके लिए मैंने जो है 2 आदमियों को कोट किया। एक विनय सतपथी हैं, उन्होंने नरसिम्हा राव की बायोग्राफी लिखी, हाफ लाइन। तो उन्होंने लिखा कि जब राजीव गांधी ने ओथ ले ली प्राइम मिनिस्टर की 6:30 बजे के करीब, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंशियल ऑफिस से टेलीफोन आता है नरसिम्हा राव को। मोस्ट प्रोबेबली फोतेदार ने किया होगा कि वो बस पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी पुलिस पावर हम ले रहे हैं, जो ये राइट्स हो रहे हैं इनको कंट्रोल करना है। तो वो बिल्कुल निहत्थे हो गए। और क्या कंट्रोल करना है, 3 दिन को राइट्स को अब सिखों के खिलाफ एक प्रोग्राम बनवा दिया, कत्लेआम शुरू करा दिया 3 दिन में। और केसी सिंह जो है डिप्टी, उस वक्त थे डिप्टी सेक्रेटरी एम्बेसडर केसी सिंह, मैं जानता हूँ पटियाला के हैं। तो वो उस वक्त जैल सिंह के डिप्टी सेक्रेटरी थे। तो जैल सिंह ने भी जैसे गैरी सक्सेना को आग निकलती नजर आई 1 नवंबर को, तो उन्होंने पुराने कैबिनेट कुलीग थे नरसिम्हा राव, टेलीफोन किया पूछने के लिए क्या हो रहा है, होम मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मगर शाम को यही नरसिम्हा राव
जैल सिंह को फोन करते हैं कि साहब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त, वो इधर जो गुड़गांव के पास फार्म हाउस है कापाशेड़ा वगैरह की तरफ, तो वहां फंसा हुआ है, भैया उसको बचाइए। होम मनमोहन मिनिस्टर सिंह। मनमोहन सिंह उसका नाम था। तो उसने कहा देखो, लेकिन वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे। उनसे नहीं है मैं ताल्लुक, बता दूं अपने वो दर्शकों। आंध्र प्रदेश के बिजनेसमैन थे, उनमें कलकत्ता के रहने वाले, इसलिए आंध्रा के कारण नरसिम्हा राव से कनेक्शन था उनका। तो वो देखो, होम मिनिस्टर जो सारे हिंदुस्तान का पुलिस का इंचार्ज, एक आदमी को नहीं बचा सका, उसको जैल सिंह के गार्ड की मदद की जरूरत पड़ी, तो ये तो नेता कर दिया। तो हजारों लोग मरे, बहुत एस्टिमेट कम है ये बताया अखबारों में लिखा, जो किताबों में लिखा, बहुत लोग मरे हिंदुस्तान के। एक्चुअली राइट्स तो जब राजीव गांधी वेस्ट बंगाल में थे, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे, उनके साथ प्रणब मुखर्जी, तो जब कलकत्ता में पहुंचे फ्लाइट लेने के लिए, तो राइट्स तो वहीं शुरू हो गए, तो लोगों को कह दिया होगा मारना शुरू करो, राजीव के और कुछ आदमियों ने, मगर क्योंकि ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खत्म दबा दिया था। सर, पंजाब के पूर्व गवर्नर रहे हैं पांडे जी, और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने एक किताब लिखी है इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया, 1985 में लिखी थी, जो कि अभी पब्लिश हुई लास्ट ईयर। तो उससे उन्होंने भी इस पर काफी प्रकाश डाला है। तो उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं और आपकी किताब में जो फैक्ट्स हैं, वो कैसा पाते हैं आप, कितना मिलते जुलते हैं? वैसे देखिए उन्होंने, मैं क्योंकि जब मेरी इंग्लिश की किताब शुरू में आई थी, ये द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी 2020 में, उस वक्त ये किताब आई नहीं थी, पांडे साहब की द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। तो ये जो किताब लिखी है, लास्ट ईयर आई। तो ये दो लास्ट ईयर हुई है। मगर किस्मत से जब हिंदी पंजाबी का ट्रांसलेशन हुआ, उस वक्त मैं रोक लिया और ये चीजें डाल दी उसमें। तो उसने 7-8 चीजें लिखी हैं जो मेरी किताब को कोराबोरेट करती हैं। सबसे पहले तो चीज है कि जब अक्टूबर में गवर्नर रूल के बाद आए, गवर्नर बन के उन्होंने मिसेस गांधी को मिलने गए, तो मिसेस गांधी ने यही कहा कि मैं जो है कभी कतराऊंगी नहीं गोल्डन टेम्पल को, हरमंदिर साहब को बम्बार्ड करने में, टेररिस्ट को निकालने के लिए। तो वो अभी अक्टूबर की बात है 83 की, कितनी देर पहले की, 7-8 दिन। तो इसका मतलब मिसेस गांधी ने पहले ही बना लिया था, वो मेरी प्लान के मुताबिक था, ऑपरेशन 2 खत्म ऐसे होगा। दूसरी चीज उन्होंने बहुत बड़ी चीज लिखी कि देखो जो है, जब ये व्हाइट पेपर गवर्नमेंट का बन रहा था ब्लू स्टार के बाद, और कोई ड्राफ्ट पंजाब गवर्नमेंट को इनको नहीं दिखाया गया, और वो पता लगा कि इसमें पंजाब पुलिस की थोड़ी बदनामी करेंगे, तो उनकी बुराई ये है वो कुछ नहीं कर पाए। तो इन्होंने अपने एक एडवाइजर सुरेंद्र नाथ को भेजा कि देखो दिल्ली वालों को कहो, अगर ऐसा कुछ हुआ मैं ओपनली प्रेस को रिपोर्ट सब बताऊंगा कि ये हो रहा था। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो 6-7 एडवाइजर थे उस वक्त पीरियड में, वो दिल्ली से अपॉइंट होते थे, दिल्ली उनको बुला लिया जाता था। ये 3 मैन थिंक टैंक है ना, जो प्रेशर कुकर जिनका हैंडल करते थे, और कभी प्राइम मिनिस्टर, तो ये उनका पोर्टफोलियो भी बताते थे कि इसको ये दो, तो ये हो। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताई कि पंजाब का जो वर्नाकुलर प्रेस है उसको कंट्रोल कर रहे थे अफवाहें फैलाने के लिए। तो 7-8 चीजें जो है उनके बारे में। तो कि इसमें दूसरी चीज, पंजाब पुलिस ने कुछ ही दिन पहले ब्लू स्टार के पूरी एक लिस्ट दे दी आर्म्स की, कि इतने आर्म्स हैं जो ब्लू उसमें अकाल तख्त में भिंडरांवाले के पास, सिर्फ एक आर्म का कमी थी, उनको डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिया। और उन्होंने, पंजाब पुलिस ने लेटेस्ट इंटेलिजेंस दी, तो हर चीज के लिए कहते मुफ्त में बदनाम कर रहे थे। he was so fed up with these people, he used to carry his resignation in his pocket। 3 दफा वो देने के लिए तैयार थे, नहीं माना, मगर आखिर में जुलाई में तो दे ही दिया उन्होंने। सर, अपने इस बुक में आपने लास्ट में एक चैप्टर है द वे फॉरवर्ड, जिसमें आपने लिखा है कुछ जो सिखों की सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए हैं, वो कैसे फिर से उनको एड्रेस किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सिफारिश लिखी है। आपको लगता है कि सर? मैंने यही लिखा कि देखो 13 कमीशन, कमेटीज और SITs बैठा दी जो एंटी सिख प्रोग्राम के बारे में। देखा जाए 1980 से लेकर 1995 तक, 15 साल तक, कम से कम अराउंड 30-35 हजार सिख और हिंदू मारे गए सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के चक्कर में, और खालिस्तान का धब्बा लगा दिया उस कौम के ऊपर जिन्होंने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस करी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और ये जो मैंने यही कहा कि जो इसका सबसे अच्छा जो है
जस्टिस ढींगरा जो लास्ट एसआईटी थी जिन्होंने रिपोर्ट दी 2019 में, उन्होंने कहा कि देखो आउटलुक में अपनी इंटरव्यू में कि अगर 2-4 आदमी धर्मदास जैसे और फंस जाएंगे तो उससे क्या होने वाला है। एक फैमिली जिसके 35 आदमी मर गए, उसको 40, 20, 35 साल के बाद क्या जस्टिस मिलेगा। आप प्रेस वालों को तो हेडलाइंस मिल जाएंगी, तो इस जस्टिस से तो कोई फायदा नहीं है। और मैंने इसलिए कहा कि इसको छोड़ो, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठा दो, जैसे साउथ अफ्रीका ने उठाया। एक चीफ जस्टिस रिटायर हो सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजेस हों सिटिंग और रिटायर, तो उन लोगों को हर आदमी बतलाए कि मैं क्या जानता हूँ। जैसे पांडे साहब ने लिख दिया, मैंने लिख दिया, बहुत लोगों को पता होगा, ताकि लोगों को पता तो लगे हुआ क्या। हजारों सिख जो हैं वो मर गए, उनका पता नहीं है। उनका सीबीआई ने इंक्वायरी करी, 2000 सिख जो हैं जिनके लापता थे, वो क्रिमेशन ग्राउंड में उनका नाम मिला, कौन मरा कैसे मरा वो भी नहीं पता। तो ये प्रिंट एक के एडिटर इन चीफ हीलिंग प्रोसेस होना जरूरी है। मैंने कंपेयर किया है कि जब तक इसको ये हीलिंग प्रोसेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज इसको फायदा उठाएंगे। मैंने इसको कंपेयर किया है तिब्बत और दलाई लामा इशू के साथ, और हम उसी स्टेज पे हैं जब जैसा तिब्बत इशू था 1972 में, जब निक्सन और किसिंजर माओ से तुंग को मिलने गए थे। वो चाइना को वीन अवे करना चाहते थे, सोवियत यूनियन को डिसमेंबर करने के लिए। तो ये लोगों को फायदा, और इसका सोल्यूशन बाहर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते खालिस्तानियों को। अब यहाँ ही इसका सोल्यूशन है, इनकी जड़ें यहीं काटनी पड़ेंगी इंडिया में, और वो मुझे लगता है इसी से हो सकता है। तो आपको लगता है कि अभी स्थिति नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है अभी? नॉर्मल तो नॉर्मल है, मगर रोज तो जरूर है ना। लोग सोचते होंगे कुछ भी नहीं किया, 30-35 हजार सिख मर जाएं और उसका कुछ ना हो। वो भी तो हिंदुओं के भाई एक आपस में फैमिलीज हैं, और हिंदुओं से हिंदू मरवा दिया दिल्ली में, हिंदुओं से सिख भाई भाई से भाई मरवा दिया। और फर्क ये था कि सिख को जो पगड़ी पहनता था उसको मारा, बगैर पगड़ी वाले को नहीं मारा। I have written that during 82 Asian Games and 20 Sikh program, it was the turban over the Sikh per se. आप अगर सिख हैं आपको कोई नहीं टच करेगा, आप पगड़ी बांध के निकल जाइए, उस वक्त तो देखें कैसे बच के आते हैं। इस पर वो समय भी काफी लिखा गया है। डिफरेंट के हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं शेखर गुप्ता ने 2017 में बहुत बड़ा राइटअप इस पर लिखा है, जिसमें उन्होंने इस तरफ इशारा किया है, आंखों देखी पूरा उसमें लिखा गया है। सर, तो आपने इस किताब में एक लाइन लिखी है जो बहुत ही मार्मिक है। उसमें आपने लिखा है कि ऑपरेशन 1 के पहले सिख पूरे भारत के थे और पूरा भारत सिखों का था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भी सिख पूरे भारत के हैं और पूरा भारत अब भी हैं। कभी सिख तो कभी भारत के नहीं रहे, हमेशा ही अपना है। आप लोगों उनको बतलाइए कि आप सिख भारत, तो इसलिए है टीआरसी उठाइए, आप ही के लोग हैं, उनको कहिए हम ये करते हैं क्योंकि हम और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। वो सिख तो अपने भारत के हैं, सिख भारत के, वो कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल। तो ये हमारी बातचीत थी जीवीएस सिद्धू साहब से, जिन्होंने खालिस्तान षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी किताब लिखी है। और हम आपसे इस बात की सिफारिश करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि इस बुक को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारियां इसमें हैं जो कि बहुत रिसर्च करके इस किताब को लिखा गया है। ऐसे इसमें बहुत सी जानकारियां हैं जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको तमाम नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ हम अपने सॉफ्ट कवर के इस एपिसोड को आज समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते हम फिर किसी अच्छी बुक को अनवेल करेंगे और उनके राइटर से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी डिफरेंट की टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।